हेलो दोस्तों, M2 के स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आप लोग को जैसे बताए थे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब कराएंगे, तो हम ज्योग्राफी कर दिए थे। आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री भी आपको कुछ दिन में स्टार्ट कर देंगे। पहले ये दोनों को देख लेते हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी को। तो हम लोग पॉलिटी में आज पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले हम लोग चलते हैं कि क्या था, क्या हुआ था। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। और वहाँ पे जो महारानी थे एलिजाबेथ, वो क्या व्यापार करने का उसको आदेश दिए कि जाओ तुम भारत में और वहाँ पे व्यापार करो। वो लोग 1600 में तो स्थापना हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, और वो लोग आए इंडिया 1608 में और यहाँ पे व्यापार करने लगे। व्यापार करते करते वो लोग कई कई जगहों पे अधिकार करने लगे। तो 1757 में युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और जो सिराजुद्दौला थे उनकी हार हो गई। जो बंगाल के नवाब थे उन लोग को हार हो गई। फिर उसके बाद 1764 में युद्ध हुई, बक्सर की युद्ध। उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और जो बंगाल के नवाब थे उनको हार हो गई। तो ये युद्ध बार बार जो होने लगा, उसके कारण जो इंग्लैंड के सरकार थे वो लोग देखे कि युद्ध से कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो लोग क्या किए कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाए। और 1773 में क्या क्या किए ये हम लोग जानेंगे कि क्या क्या किए। इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सबसे पहले जो गवर्नर थे, ये गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। जो फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के, उनका नाम था और गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, जो कि सबसे पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। और फर्स्ट गवर्नर जनरल यही थे, और लास्ट गवर्नर जो बंगाल के थे यही थे, वारेन हेस्टिंग्स। और अगर पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर बंगाल के कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो यही थे, वारेन हेस्टिंग्स। अब देखेंगे आगे कि इसमें और क्या बदलाव लाया गया। इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी का गठन किया गया। यही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 4 सदस्यीय कार्यकारी का गठन किया गया। और फिर कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की गठन किया गया 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चेस्टर, लिनेस्टर और हेगडे। ये तीनों थे। तो ये हुआ कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की गठन 1774 में हुई, इसी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और फिर जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए मद्रास एवं बम्बई के जो प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। पहले क्या था कि ये मद्रास एवं बम्बई और कलकत्ता, ये तीनों जो प्रेसिडेंसी थे, ये तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो स्वतंत्र थे, कोई भी काम मतलब स्वतंत्र करते थे। लेकिन ये जब एक्ट आया और एक्ट में जब ये कानून लाया गया, तो ये बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, ये मद्रास एवं बम्बई के ये। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो निजी व्यापारी तथा भारतीय लोगों से रिश्वत पर रोक। जो रिश्वत लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले और कर वसूलते थे, उस पर रोक लगा दिए ये लोग। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की गठन हुई। यही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर की गठन हुई। इसमें सैन्य, राजस्व, नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार देना आवश्यक कर दिया। ये हो गई। हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। ये जो उच्चतम न्यायालय की गठन हुई 1774 में, वो उसमें मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था। देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, ये था। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और
जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चेस्टर, लिनेस्टर और हिगडे, ये नाम था तीनों का। तो ये आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं आगे, पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम, इसको हम देखते हैं। अमेंडमेंट एक्ट 1781, जैसे हम लोग देखें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अब इसको देखेंगे। ये हमारा जो 1781 का जो संशोधन अधिनियम आया, ये जो हमारा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसको खामियां को दूर करने के लिए इसको लाया गया। उसमें जो खामियां जो बच गई थी उसको दूर करने के लिए और हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव किया गया और क्या क्या चीज़ लाया गया। तो देखिए, जो गवर्नर जनरल तथा काउंसिल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया गया। जो गवर्नर जनरल थे तथा काउंसिल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। हाँ, ये जो काउंसिल न्यायालय थे वो गवर्नर जनरल के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिए गए। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, मतलब जो ये गवर्नर जनरल थे और काउंसिल थे, इसको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। ये है। और फिर है राजस्व वसूली के जुड़े मामले को न्यायालय अधिकार से बाहर किया गया। मतलब जो राजस्व वसूली थे, जो न्यायालय से क्या कर दिया गया, इसको बाहर कर दिया गया। टैक्स जो होता है, ये राजस्व वसूली टैक्स, उसको क्या कर दिया गया, न्यायालय से इसको बाहर कर दिया गया। अब आगे देखते हैं, ये जो कलकत्ता के सभी निवासी को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रखा गया। जो कलकत्ता के जो सभी निवासी थे उनको क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रखा गया। और आगे था, प्रांतीय न्यायालय का अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में भेजना, न कि सर्वोच्च न्यायालय। ये देखिए, जो प्रांतीय न्यायालय है, जैसे मेरा हाई कोर्ट है, मान लीजिए हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में जैसे कोई केस हुई और वहाँ पे केस नहीं सुलझी तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन उस समय इस अधिनियम के तहत बना कि ये जो हमारा प्रांतीय न्यायालय का जो अपील है वो न कि सर्वोच्च न्यायालय में न जाए, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाए। ये हमारा था 1781 का संशोधन अधिनियम। अब हम लोग आगे देखेंगे चार्टर, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे सही से बताएंगे। चलिए बाय बाय, यहाँ पे ख़त्म करते हैं।